पेज नंबर 41 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स in which transactions events transaction events are first recorded are known as। आंसर देंगे जी आप लोग, ट्राई करेंगे। प्राइमरी मतलब जहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग की जाती है, जर्नल में फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग की जाती है। ये सब्सिडियरी क्या है, चैप्टर अलग है इसका, सब्सिडियरी बुक्स वहाँ सीखेंगे सब्सिडियरी बुक्स किसे कहते हैं। अभी जर्नल के बेस पर आंसर दे रहे हैं, ठीक। आंसर सारे दे रखे हैं पीछे, आपको टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी। क्वेश्चन नंबर 2, जर्नल रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस ऑफ द फर्म इन ऑप्शन नंबर ए क्या है, एनालिटिकल मैनर। मतलब जो अकाउंटेंट है पहले ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेगा, डिटेल में स्टडी करेगा, फिर लिखेगा। ए ऑप्शन ऐसा कह रहा। सी ऑप्शन पे आता हूं पहले, पीरियोडिकल मैनर, एक पीरियड के बाद रिकॉर्डिंग करता। अ पीरियड कैन बी अ वीक, अ पीरियड कैन बी अ मंथ, अ पीरियड कैन बी ईयर। मतलब एक हफ्ते के बाद रिकॉर्डिंग करने बैठेगा, हम नहीं छूट जाएंगे फिर तो, इसे पीरियोडिकल भी कहलाता है। डी ऑप्शन समराइज्ड मैनर, पहले एक चीज की समरी पहले इकट्ठी हो जाए, जैसे कोई वो सेल, पहले सेल हो जाए पूरे महीने की, फिर इकट्ठे सेल्स लिख दूंगा, ऐसे भी गलत है। ऑप्शन बी कहता है क्रोनोलॉजिकल, का मतलब क्या होता है कि जो इवेंट, जो ट्रांजैक्शन पहले हो रहा है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 बजे परचेज हुई है तो 5 बजे परचेज रिकॉर्ड कर लेंगे, 5:30 बजे सेल, 5:30 बजे सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, 6 बजे रेंट दिया तो 6 बजे रेंट रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जो ट्रांजैक्शन, जो इवेंट पहले हैपन हो रहा है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल ऐसा कहता है। इसलिए बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा जी, क्रोनोलॉजिकल का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन, जो इवेंट पहले हैपन हो रहा है उसको पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो बाद में होगा उसको बाद में रिकॉर्ड करें, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3, नरेशन इज गिवन अलोंग विद द जर्नल एंट्री। अब नरेशन की इंपॉर्टेंस पूछिए, नरेशन क्यों लिखते हैं, तो बीइंग से स्टार्ट करते हैं, वो क्यों लिखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है टू सिग्निफाई द इंपैक्ट ऑफ एंट्री ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है सर, हर ट्रांजैक्शन प्रॉफिट के लिए नहीं होती। कोई एसेट खरीदी है, कोई एसेट बेची है, हर ट्रांजैक्शन प्रॉफिट के लिए नहीं होती, इसलिए ए ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन, कि प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए ट्रांजैक्शन में। अगेन हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट लॉस नहीं होता, जैसे कि मशीन परचेज करी हमने 3 लाख रुपए, ना प्रॉफिट है ना लॉस। डी पढ़ लेते हैं पहले, टू सीक्रेटली अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग ऑफ एंट्रीज। तो ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है जी, ट्रांसपेरेंसी अकाउंट्स में सिखाई जाती है जी, हम कुछ सीक्रेट नहीं रखना, हर चीज डिस्क्लोज करके चलिए, इसलिए डी गलत। सी, टू गिव अ प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंट्री। इस जो एंट्री के अंदर जो हुआ है उसकी हम कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं जिससे हमें आइडिया रहे कि एंट्री में हुआ क्या। फॉर एग्जांपल हमने राम को रेंट पे कर दिया, तो हमने मतलब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री पास कर दी, तो हम नरेशन में लिख सकते हैं कि कौन से महीने का रेंट है। नरेशन में लिख सकते हैं कि जैसे रेंट पेड फॉर जुलाई मंथ, इस तरीके से लिख दिया हमने। तो हम नरेशन में वो चीज मेंशन करते हैं जो चीज हमें ध्यान रहेगी किस चीज के लिए। तो सी आंसर हो गया इसके अंदर, आंसर सारे दे रखे हैं पीछे, सिग्मा ना करें। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए, इफ 2 or more transactions of the same nature are journalized together it is called as। जैसे कि सर हमने रेंट पे करा, एंट्री करी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने सैलरी पे करी, एंट्री करी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सर दो एंट्री दोनों सपोज सेम डेट पर और दोनों का नेचर भी सेम है, ये भी दोनों एक्सपेंस पेमेंट की एंट्री, दोनों में ही एक्सपेंस पे हो रहा, तो दोनों ट्रांजैक्शंस का नेचर सेम है, एक बात। दूसरी बात कि दोनों की डेट सेम है, तो अकाउंटेंट ये लेजीनेस कर सकता है कि इन दो को एक ही में लिख दें। ये सपोज 2000 है, ये सपोज 7000 है, तो एक साथ लिख सकते हैं किस तरीके से, इसका रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 2000 से, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 7000 से, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 9000। इस तरीके से हम कंबाइंड करके लिख सकते हैं कि दो चीज डेबिट की थी, दोनों चीज डेबिट में लिखी थी। क्रेडिट में दोनों आइटम सेम थी, तो
तो हमने अकाउंट को एक ही बार लिखा, अमाउंट क्लब कर दिया, 2 + 7 9 कर दिया। ऐसी जर्नल एंट्री लिखने को जहां पर, दोबारा सुनना, ऐसी जर्नल एंट्री को जहां पर एक ही साइड 2 अकाउंट हो। इस वाली एंट्री में डेबिट साइड में 2 अकाउंट है, या फिर क्रेडिट साइड में 2 अकाउंट, या 2 से ज्यादा, ऐसी एंट्री को कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री किसे कहते हैं सर? जहां पर एक ही साइड 2 और मोर अकाउंट्स हों, चाहे डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। सर अगर सैलरी की जगह डिस्काउंट अलाउड होता तो भी कंपाउंड होता। डिस्काउंट में की ना पेमेंट नहीं होती, यहाँ पर कैश भी नहीं होता। सर मान लीजिए हमने गुड्स परचेज करे हैं और सैलरी पे करी है, दोनों सेम डेट पर हैं, कंबाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दोनों का नेचर अलग है। गुड्स परचेज करना और सैलरी पे करना दो अलग अलग चीजें हैं, इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसे कंबाइन करना पॉसिबल होता ना, तो पता है अकाउंटेंट क्या करता? पूरे दिन के एंड में सिर्फ एक एंट्री करता, सारी डेबिट वाले को इकट्ठे लिख दिया, सर क्रेडिट वाले को इकट्ठे लिख दिया, ठीक है ना? सर लेकिन यहाँ तो दोनों एक्सपेंस नहीं, देखो ट्रांसफर नेचर अलग है। गुड्स परचेज करने को लिमिटेड टाइम के लिए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। गुड्स परचेज करने में हमारे पास गुड्स भी आ रहे हैं, सैलरी पे करने में कुछ आ नहीं रहा हमारे पास। सर सर्विस आ रही है लेकिन जो हमारे एम्प्लॉय दे रहे हैं मतलब इंटेंजिबल चीज, इंटेंजिबल चीज है, इसमें टेंजिबल चीज आ रही है, ठीक है? हाँ जी अगर कोई इधर परचेज और मशीन नहीं होता तो हो सकता था ना कंबाइन। क्यों? सर परचेज कर रहे हैं ना मशीनरी परचेज करना, सैलरी पे करना। सर परचेज गुड्स और सर परचेज वो मशीन। अच्छा सर, ये कह रहे हैं गुड्स परचेज कर रहे हैं हमने और मशीनरी परचेज करी, तो सैप एंड कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते कंबाइन। ये लॉन्ग टर्म एसेट है और ये शॉर्ट टर्म का एक्सपेंस ट्रीट किया जा रहा है, बाकी शॉर्ट टर्म एसेट है गुड्स। अगर बिल्डिंग होती है गुड्स की यहाँ बिल्डिंग या मशीन तो कर सकते हैं, दोनों सेम टाइप के हैं, ठीक है जी? बाकी कंबाइन में आपको माइंड निकल रहना चाहिए, जब भी कंफ्यूजन हो तो कंबाइन मत करो, अलग अलग कर दो, खत्म बात। भाई कंबाइन कर देंगे अगर तो शायद सही हो शायद गलत हो, अलग अलग लिखेंगे तो पक्का सही, ठीक है ना? चलिए पॉइंट नंबर 5 पर आ गए जी। Goods are distributed as free samples worth 50,000 rupees for advertisement purpose। तो कौन सी जर्नल एंट्री पास होगी? देखिए जी, गुड जब भी गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी गुड्स जाएं परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में आएगा टू परचेजेस। अब सर हमारा एक्सपेंस हो रहा है, इस एक्सपेंस का नाम है एडवर्टाइजमेंट। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, रूल हमने सभी ने पढ़ा है। अगर कोई एक्सपेंस है और वो इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। उसका ये आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ए ऑप्शन सही। 6 क्वेश्चन पर आ गए जी। 1500 rupees withdrawn for personal use should be debited to। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया, मतलब दुकान से घर ले गया। तो जब भी ओनर दुकान घर से दुकान में पैसा लगाता तो हम उसे कैपिटल कहते हैं, और अपने घर से दुकान से घर में पैसा ले जाता है पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो उसके लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया जी? डी ऑप्शन सही हो गया। अच्छा मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछा होता डेबिटेड की जगह क्रेडिटेड, कैश आता है ना? तो आप चाहे तो वहां पर एंट्री लिख सकते हैं। उसी क्वेश्चन के आगे आप नोटबुक में ही एंट्री लिख लो, बुक के अंदर ही एंट्री लिख लो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर जरूरी थोड़ा कि कैश ही है, कुछ मेंशन नहीं तो प्रिजम्पशन कैश की होती है ना। पॉइंट नंबर 6 में बुक के अंदर ही आप एंट्री लिख लीजिए सभी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री लिखने से फायदा क्या होगा? क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, हो सकता है डेबिट वाली आइटम पूछी या हो सकता है क्रेडिट वाली आइटम पूछी। तो सिंपल सी बात है सर, आपको उस ट्रांजैक्शन की पूरी एंट्री पता होनी चाहिए कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। क्वेश्चन में डेबिट पूछा हो तो ड्राइंग्स अकाउंट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन में क्रेडिट पूछा हो तो कैश अकाउंट आंसर आ जाएगा। सही, पढ़ सकते हैं जी आगे। पॉइंट नंबर 7, गुड्स खरीदे हैं 10,000 रुपीस के, सॉरी गुड्स विड्रॉ कर लिए प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए।
जब पर्सनल यूज के लिए चाहे कैश लेके जाए, चाहे गुड्स लेके जाए, चाहे मशीन लेके जाए, चाहे बिल्डिंग लेकर जाए, अगर पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर कुछ भी आइटम अपने दुकान से अपने घर लेके जा रहा है तो हम उसके लिए ड्राइंग्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सी ऑप्शन। जब भी गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट, और जब भी गुड्स जाएं परचेज अकाउंट डेबिट। तो ये आंसर रहेगा कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। आप लोग जर्नल एंट्री लिख लीजिए पॉइंट नंबर 7 के साथ, ये वाली रजिस्टर में ही, सॉरी बुक में ही 7 पॉइंट के साथ ये जर्नल एंट्री लिख लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन में देख लो, डेबिट मांगा है तो ड्राइंग्स अकाउंट आंसर है, क्रेडिट मांगा है तो परचेजेस अकाउंट आंसर है। क्वेश्चन में क्या मांगा, क्रेडिट मांगा है तो सी ऑप्शन सही हो गया। या फिर ऐसे लिख लो, बी ऑप्शन के बगल में लिख लो डेबिट, सी ऑप्शन के बगल में लिख लो क्रेडिट, है ना, कि डेबिट होगा ड्राइंग्स, क्रेडिट होगा परचेज, ऐसे भी ध्यान रहेगा। 7 पॉइंट जैसे क्वेश्चन है उसमें गलतियां होती हैं। जैसे बच्चा पढ़ता है ना कि हाँ विड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए, ये तो ड्राइंग्स होता है, फटाफट से बच्चा ड्राइंग्स टिक कराता है, वो ध्यान नहीं देता कि क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पूछी है, डेबिट साइड नहीं पूछी। बड़ा अलर्ट होके पढ़ने क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन पर आ गए जी हम। चेंजेस इन द कैपिटल ऑफ अ प्रोप्राइटर में अकर ड्यू टू। डी ऑप्शन। सर कैपिटल में चेंजेस किस वजह से हो सकता? सर प्रॉफिट हुआ है, सारा प्रॉफिट ओनर का होता, इससे कैपिटल बढ़ती। बी ऑप्शन लॉसेस हैं, सारे लॉसेस ओनर के होते हैं, इससे कैपिटल घटती। भाई सपोज मैंने 10 लाख रुपए लगाए बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट हुआ 5 लाख का तो मेरी कैपिटल 15 लाख हो जाएगी, या लॉस हुआ 5 लाख का तो मेरी कैपिटल 10 की 5 रह जाएगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस, मैंने एक्स्ट्रा पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, उससे कैपिटल बढ़ेगी, तो डी ऑप्शन। इसमें कोई और आइटम मुझे ऐड कराओ, किसी और आइटम की वजह से भी कैपिटल चेंज होती है। ड्राइंग्स है ना, तो आप ड्राइंग्स लिख सकते हो इसके अंदर ई पॉइंट बना करके, ड्राइंग्स से भी हमारी कैपिटल चेंज हो सकती है। ड्राइंग्स कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है? सर कम होती है ना, ओनर पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर तो कैपिटल बढ़ेगी, पैसा निकाल लेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। ड्राइंग्स डेबिट भी इसीलिए करते हैं। ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है पांचों में से? एक्सपेंस। कैपिटल, कैपिटल होता है इसका नेचर। कैपिटल डिक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट होता है। ड्राइंग्स का नेचर कैपिटल, कैपिटल डिक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट। पॉइंट नंबर 9 पर आ गए जी। गुड्स हमने चैरिटी में दे दी, फटाफट से एमडी बताइए। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। सर चैरिटी देना हमारे लिए एक्सपेंस है। गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स जाएं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। चैरिटी में हमने कैश नहीं दिया, चैरिटी में गुड्स दिए हैं, एंट्री नोट कर लीजिए वहां पर आप। पॉइंट नंबर 9 के साथ ये वाली एंट्री नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन में डेबिट पूछा हो तो क्या आंसर दोगे? चैरिटी अकाउंट। क्वेश्चन में क्रेडिट पूछा हो तो क्या आंसर दोगे? परचेज अकाउंट। तो ऐसा भी कर सकते हो, ऑप्शन ए के बगल में डेबिट लिख लो, ऑप्शन बी के बगल में क्रेडिट लिख लो। बढ़े जी आगे, 10th क्वेश्चन पर आ गए। डिस्काउंट इज अलाउड बाय एड्यू टू गेट। मतलब क्या है सर ये कि एड्यू डिस्काउंट दे रहा है गेट को, तो एड्यू के लिए दो पर्सन अलग अलग पर्सन है। एड्यू के लिए डिस्काउंट क्या हुआ? पांचों में से एक्सपेंस हुआ, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है, उसके लिए खर्चा हो गया। मिस्टर गेट के लिए डिस्काउंट क्या हुआ? रेवेन्यू हुआ। प्रॉफिट को रेवेन्यू कहते हैं टेक्निकली, तो गेट को डिस्काउंट मिल रहा है, उसके लिए रेवेन्यू। आगे बढ़ते हैं। Which of the following should be the course of action in the books of edu? मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हम edu के अकाउंटेंट हैं और हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो सर डिस्काउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट सर कहाँ डेबिट हो रहा? सर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, इन दो ऑप्शंस के अंदर डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है ना, तो या तो ए सही है या फिर सी सही है। अपनी बुक्स में हम कभी भी अपना नाम नहीं लिखते। आप अपनी लिस्ट बना रहे हो कि मुझे इसको पैसे देने हैं, इसको पैसे देने हैं, या उससे पैसे लेने, उससे पैसे लेने, तो अपना नाम लिखो कि मुझे खुद से पैसे लेने हैं या मुझे खुद को पैसे देने हैं, अपना नाम कभी नहीं लिखते। तो एडू के अगर हम अकाउंटेंट हैं तो एडू का नाम नहीं आएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन इसलिए कट गया, तो आंसर ए बच गया। समझ में आ रही है बात? सर हमने इसमें गेट को क्रेडिट क्यों करा? डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट। देखो हम इसको आज डिस्काउंट दे रहे हैं,
तो डेफिनेटली हमने कभी ना उसको सामान बेचा होगा पहले, तो एडी सो गेट हमारा डेटर बन गया होगा। जब हमने गेट को सामान बेचा होगा उधार, तो मिस्टर गेट हमारा डेटर बन गया होगा। डेटर एसेट इंक्रीज डेबिट। आज हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब उसका हम अकाउंट कम कर रहे हैं कि उससे पैसे कम ले रहे हैं, तो डेटर नाम की एसेट कम हो रही है, इसलिए इसलिए गेट क्रेडिट हो रहा। ठीक, 11th पॉइंट पर आ गए। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रीवियसली will be देखिए ध्यान से, सर राम को गुड्स बेचे हमने 10,000 और कुछ दिन के बाद इसने पैसे दे दिए, ये एंट्री होनी चाहिए। इसमें हमने राम को डेटर बना दिया। डेटर एक एसेट होती है, एसेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए राम डेबिट हो रहा है। हमारे गुड्स बिक रहे हैं, सेल हो रही है, सेल्स रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद उसने पैसे दे दिए तो हमने एंट्री करी कैश टू राम। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट। राम डेटर है, डेटर भी एसेट होता है, ये वाली एसेट कम हो रही है क्योंकि इनसे पैसे नहीं आएंगे, पैसे आ चुके हैं, है ना। बुक से राम का नाम हटाना है क्योंकि पैसे आ गए, साफ साफ हो गया। सही है। अब सपोज इसने पैसे नहीं दिए, पैसे मार लिए हमारे, इसके लिए हम जो अकाउंट ओपन करते हैं इसका नाम है बैड डेट्स। इसमें बी साइलेंट। बैड डेट्स वो अकाउंट इंडिकेट करता है कितना पैसा हमारा मरा है ग्राहकों का। ठीक बात है। अच्छा, चाहे इसने पैसे दिए चाहे इसने पैसे नहीं दिए, अकाउंट तो क्लोज कर दिया मैंने इसका, क्योंकि उम्मीद खत्म हो गई पैसे आने की। समझ में आ रही बात। अब मेरी बुक्स में राम का कोई अकाउंट है नहीं, ये दो एंट्रीज करने के बाद राम नाम का कोई अकाउंट है नहीं मेरी बुक्स के अंदर। ठीक, अब सपोज कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद राम वापस से मार्केट में आता है और नसीब से पैसे मिल जाते हैं उससे, तो एंट्री क्या करेंगे हम? देखो अगर मैं ये एंट्री कर दूंगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगी कि सर राम का अकाउंट राम मैं पहले ही क्लोज कर चुका हूं, यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा ना फिर तो। समझ आ रही है बात। इसलिए मैं इसका नाम ना लिख करके एक नया अकाउंट खोलता हूं जिसका नाम है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये मेरे लिए रेवेन्यू है, प्रॉफिट हो गया क्योंकि जिसको मैंने खर्चा मान लिया था वो पैसा मेरा वापस मिल गया, तो मेरे लिए इनकम हो गई। तो ये एंट्री होती है जिसकी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बैड रिकवरी हो गई बैड डेट्स की, बैड डेट्स की रिकवरी हो गई, पैसे मिल गए हमें, जो कि राइट ऑफ मतलब पहले बुक से हटा दिया था। राइट ऑफ मतलब होता है बुक से हटाना, राम को मैंने अपने बुक से हटा दिया था पहले, तो क्या होगा विल बी। तो ऑप्शन ए कहता है डेटर को क्रेडिट कर दो, गलत है, नहीं करना। ऑप्शन बी कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नाम से नया अकाउंट बना लो, एडजस्ट कर लो उसके अंदर, ऐसा भी नहीं होगा। सी ऑप्शन कहता है डेटर को क्रेडिट कर दो, डेबिट कर दो, ऐसा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये कहां से आ गया सुनिए, साल के एंड में एक अकाउंट बनता है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में सारे रेवेन्यू लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और उसे कंपेयर करके हम प्रॉफिट निकालते हैं। आई रिपीट, जब साल कंप्लीट हो जाता है हमारा 31 मार्च को काउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है, उसके बाद जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम ये अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके क्रेडिट साइड में सारे रेवेन्यूज को लिखा जाता है, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को लिखा जाता है और उन्हें कंपेयर किया, टोटल कंपेयर करते हैं। टोटल अगर रेवेन्यू का ज्यादा है तो प्रॉफिट बोल देंगे, टोटल अगर एक्सपेंस का ज्यादा है तो लॉस बोल देंगे। टर्म 2 में फाइनल अकाउंट चैप्टर है, उसमें सीखेंगे इसको बनाना। तो क्वेश्चन में ये आंसर ये होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी में ये लिखा होना चाहिए था क्रेडिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दे रखा, चार ऑप्शंस गलत है। अब जो सबसे कम गलत है वो ढूंढना, तो क्रेडिट टू पीएन लगा क्योंकि ये भी अल्टीमेटली यहीं जाएगा, ये रेवेन्यू है, सारे रेवेन्यू जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो ये भी यहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हुआ इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए जो 5000 रुपीज रिसीव हुए हैं मिस्टर राम से 1 जनवरी 2014 को फॉर द ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू हिम
ऑन 1 जून 2013। मतलब हमने 2013 में जून में हमने उसको पंजर बेचा था उधार में और 2014 में उससे पैसे आए। Which of the following entries should be passed for recording the transaction? पैसे मिलने की एंट्री क्या होगी? सर सी डी ऑप्शन। गलत आंसर में ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हो। सर पैसा हमारा थोड़ी ना था, हमने उधार बेचा, उधार का पैसा मिल गया 6 महीने बाद। एक साथ पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी कैश टू राम, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट और राम नाम का डेट कम हो गया। फर्नीचर क्यों नहीं क्रेडिट करा सर? देखो ऑप्शन ए कब आता आंसर? हाँ जी, जब मैंने सामान बेचा और हैंड टू हैंड पैसे मिल गए तो राम का नाम लिखते ही नहीं फिर तो बुक्स के अंदर। फिर ये ऑप्शन नंबर ए आंसर। सर सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट? कैश नहीं, सेल्स और परचेजेस हम सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर बी। अच्छा और सेल और परचेज तो हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हैंड टू हैंड पैसा मिल गया होता तो ए ऑप्शन आंसर आता। सिर्फ सी ऑप्शन जब बैड डेट्स के बाद पैसे मर चुके होते हैं हमारे, मतलब हमने उधार बेचा और पैसे मर चुके हैं, वो पैसा नहीं दे रहा, हम बजट मान चुके हैं, उसके कई टाइम बाद पैसा मिलता है, तो सी आंसर आता। 13 पर आ गए। सर सस्पेंस अकाउंट कौन सा होता है? इसमें जब पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर के अंदर टर्म 2। 13th क्वेश्चन पर आ गए हैं। ए ओड 25,000 रुपीस टू बी। कर्जा किस पर है, ए पर के बी पर? ए पर ए पे कर्जा। ओ डब्ल्यू ई ये वर्ड लायबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओ डब्ल्यू एन ये वर्ड एसेट। तो ओ डब्ल्यू ई ए के लिए इस्तेमाल किया गया। ए ओड, ए पे कर्जा, ठीक है। ए बिकम्स इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। बी गॉट एज कंप्यूटर वैल्यूइंग 11,500 इन हिज फुल सेटलमेंट। तो मिस्टर बी है, उसको 25,000 रुपए लेने थे मिस्टर ए से, लेकिन मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो कोर्ट से जो डिसाइड किया गया, तो कोर्ट से ये डिसाइड किया गया कि आपको 25,000 रुपए नहीं मिलेंगे, ये कंप्यूटर रखा हुआ है जो मिलेगा आपको बस, सर सी। बाकी पैसे नहीं। आंसर पे टाइम मत लगाओ, आंसर आपको सोच लिया, बहुत अच्छी बात है, अपने माइंड में रखो, मुझे कंप्लीट करने दो डिस्कशन। तो उसको बी को ये कंप्यूटर मिला गया है जी कोर्ट की तरफ से, तो बाकी के पैसे उसको नहीं मिलेंगे। कंप्यूटर आ रहा है एक बार, बाकी पैसे मर गए ये 2 बार, और एक अकाउंट क्लोज कर देना ये 3री बार। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, देखिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 11,500, 11,500 का कंप्यूटर आ रहा है उसके पास, एसेट इंक्रीज डेबिट। बैड डेट्स 13,000 जितना पैसा मर गया उसके लिए बैड डेट्स। ऑप्शन और 2 एज अकाउंट, एक अकाउंट क्लोज कर दिया, ठीक है। एक चैलेंजिंग एंट्री देता हूं मैं, इसमें आप अकाउंटेंट हो मिस्टर ए, एंट्री बताइए। सर नो एंट्री करो। चैलेंज है इन ऑप्शन में से कोई नहीं आंसर। हाँ जी सर कैश अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट डेबिटेड अमाउंट बोलो। 25,000 फिर लिखा था to computer account 11,500 to discount received 35. और कोई आंसर जी? सर इसमें हम किसके थे? बी के ए थे। किसमें A किस एक अकाउंट में सर कैश इन द बुक्स अकाउंट ऑफ ए। कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। पैसों कैसे मिलेगी यार? सर डिस्काउंट की जगह बैड डेट्स अकाउंट। पैसों कैसे मिलेगी? सर बी से पैसे लिए ना 25। कहाँ पैसे लिए बताइए? 25,000 रुपए लेने थे, बदले में सिर्फ कंप्यूटर मिला, बाकी पैसे मर गए। कैश तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। देखिए डिस्काउंट मिलता है जब डिस्काउंट सामने वाला देता है, डिस्काउंट का डिस्काउंट नहीं दे रहा तो डिस्काउंट अकाउंट नहीं आएगा। बैड डेट्स अकाउंट इस्तेमाल करते हैं जब पैसा मर जाता है, इसका तो ना पैसा मर रहा है, इसलिए पैसा मारा है ना, बैड डेट्स नहीं आएगा इसलिए। सर ये अकाउंट में सर 11,500 और कंप्यूटर में आएगा 11,500।
25,000 अकाउंट तो पूरा क्लोज करना है, तो बाकी थोड़ा बैलेंस छोड़ेंगे, बाकी पैसे तो देने नहीं है ना। तो मान लीजिए मैंने किसी को 30,000 रुपए देने हैं, और मैं कहता हूँ भाई मैं तेरे को 20,000 रुपए दूंगा, फुल बैलेंस सेटलमेंट लेना है तो ले, सर कैश और वो कहता है कि ठीक है ले लो, उसका अकाउंट पूरे से क्लोज करूंगा पूरे 30,000। कैश कहाँ दे रहा है, तो बैलेंस क्या बात कर, जो खुद इंसॉल्वेंट होता है और वो जितना पैसा लोगों का मारता है वो डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर डाला जाता है। लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाई जाती है, ऐसे पर्सन के अकाउंटेंट होते हैं इस चैप्टर के अंदर जो खुद इंसॉल्वेंट हो रहा है। ऐसे केस में जहाँ पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है, नुकसान हो रहा है, डेफिशिएंसी अकाउंट, जहाँ पैसा कम जा रहा है, फायदा हो रहा है, डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन किया जाता है उस पर्सन के यहाँ जो खुद इंसॉल्वेंट हो रहा है। ध्यान रहेगा। सर अगर हम इंसॉल्वेंट के अंडर काम कर रहे थे, वो हमें पता है वो कर्जे में था, हम उसके अंडर काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारा भी तो पैसा सुनो ऑब्वियसली कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है तो वो नया अकाउंट थोड़ा पॉइंट करेगा। अब पहले से आप जॉब कर रहे हैं, जब वो सॉल्वेंट होगा, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो सारे अकाउंट क्लोज करने के बाद ही हम वहां से अकाउंट छोड़ेंगे। चलिए तो नोट करेंगे आप लोग, इन द बुक्स ऑफ ए क्वेश्चन 13th में इन द बुक्स ऑफ ए क्या एंट्री होगी। अपने स्कूल के स्टूडेंट से, फ्रेंड से पूछना ये एंट्री, उनको दिखा करके कि वो आती है कि नहीं आती, नहीं पता है फिर अपने स्कूल में टीचर से पूछना ये आती है कि नहीं आती। हाँ जी सर डेफिशिएंसी का नेचर क्या होगा? रेवेन्यू नेचर है, पर्सनल रियल नॉमिनल की बात करो अगर आप, तो नॉमिनल नेचर है। पहला रीजन ये टेम्पररी अकाउंट है, शॉर्ट टर्म के लिए खुलेगा तो क्लोज हो जाएगा। दूसरा रीजन कि इसके अंदर सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। किसी को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट होगा, कम देना पड़ा डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट होगा। क्वेश्चन 14 पे लिख दीजिए टर्म 2 फाइनल अकाउंट चैप्टर, गलती से यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन 14 पे लिख दीजिए टर्म 2 फाइनल अकाउंट चैप्टर। नहीं क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं जी, ऑप्शंस पढ़े बिना क्वेश्चन का मीनिंग समझो। 15 में लिखा हुआ है व्हिच ऑफ दीज अकाउंट्स इज डेबिटेड, कौन सी आइटम डेबिट होती है। तो सर जनरल डेबिट तो हर चीज हो सकती है, मान लीजिए कैपिटल है डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, रेवेन्यू है डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, एसेट है इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। तो डेबिट तो हर चीज हो सकती है। सर लोन, तो यहाँ पर लोन कम हो रहा है, लोन हमने पे कर दिया, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, हर चीज डेबिट हो सकती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी आइटम डेबिट होती है, मतलब एज अ जनरल रूल। सुनिए ध्यान से, कोई भी चीज इंक्रीज से ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए पॉकेट में अभी 0 कैश है, 5,000 रुपए कैश आ गया, कैश इंक्रीज हो गया 5,000, अब डिक्रीज मैक्सिमम 5 ही हो सकता है, ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सकता। ऐसी कैपिटल लगाई 5 लाख, कैपिटल इंक्रीज जो निकालेंगे तो पैसा तो उतना ही निकाल सकते हैं, मैक्सिमम डिक्रीज भी उतनी होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि सर एसेट और एक्सपेंस इन दो आइटम का डेबिट नेचर होता है, इन दोनों का इन जनरल डेबिट बैलेंस शो होगा। जो बाकी की 3 आइटम बच गई, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों का क्रेडिट नेचर होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा तो 30 किस डेबिटेड, तो आगे लिख लीजिए एसेट ऑब्लिक एक्सपेंसेस ओनली। आगे लिख लीजिए एसेट ऑब्लिक एक्सपेंसेस ओनली। डेबिट नेचर पूछा है तो या तो एसेट का होगा या एक्सपेंस का होगा। अब 4 ऑप्शंस में से हमें करना क्या है, एसेट या एक्सपेंस ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या चीज है 5 में से, ये लायबिलिटी है सर, इसका क्रेडिट नेचर होता। बी ऑप्शन बैंक लोन, लायबिलिटी है, इसका क्रेडिट नेचर होता। सी ऑप्शन प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवांस में एक्सपेंस पे कर देना, ये एसेट होता है, इसका डेबिट नेचर होता है। तो ये आंसर है, एडवांस में पैसा पे कर देना, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। डी पढ़ते हैं सर रिजर्व ऑफ फंड्स, ये लायबिलिटी होता है। सीखेंगे चैप्टर है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स नाम से, चैप्टर 16, उसमें सीखेंगे क्या होता है। पढ़े जी आगे।
16th क्वेश्चन में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। बी ऑप्शन A purchased a computer with MRP 60,000 rupees for 45,000 rupees. 60,000 रुपए कंप्यूटर 45 में ले गया and was offered a cash discount of 9,000. मतलब ये बोला गया कि अगर आप पेमेंट हैंड टू हैंड कर दोगे तो आपके 9,000 रुपए और कम हो जाएंगे, मतलब फाइनल पेमेंट 36,000 की करनी है। At what percentage he got trade discount on MRP before getting cash discount? बी ऑप्शन। तो सिर्फ जो पहले वाला डिस्काउंट था ना 15,000 वाला, उस डिस्काउंट के परसेंटेज पूछिए। मतलब सिंपल सी बात है सर, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि सर 60 का सामान 45 में मिला, 15,000 का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट कितना परसेंट मिला, क्वेश्चन ये पूछा। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू डिस्काउंट इन रुपीस डिवाइड बाय एमआरपी इनटू 100। डिस्काउंट 15,000 का है, एमआरपी 60,000 है, इनटू 100 25%। ठीक है, डिस्काउंट सिंपल डिस्काउंट है सर, 60 का सामान 45 में मिला, डिस्काउंट की परसेंटेज पूछी हुई, तो डिस्काउंट न्यूमरेटर, एमआरपी डिनोमिनेटर। सो जो कैश डिस्काउंट था 9,000 उसका तो कोई यूज नहीं। हाँ जी, कोई यूज नहीं। क्वेश्चन में पूछा था कैश डिस्काउंट से पहले वाला जो डिस्काउंट है उसकी परसेंटेज बताओ, तो इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट का कोई यूज ही नहीं। इस क्वेश्चन में कौन बताएगा जर्नल एंट्री बायर के बुक्स में, कौन बोर्ड पे आके करें। कंप्यूटर बोल रहा हूँ बोर्ड पे आके करें। सर कितने 16 है? हाँ जी, इसी क्वेश्चन में जो डिस्काउंट वाला कराया है हमने, जो पेमेंट मिल जाती है इसके अंदर टाइम पर, वो कैश डिस्काउंट अवेल किया जाता है। तो अगर बायर के अकाउंटेंट है तो क्या एंट्री होगी, और सेलर के अकाउंटेंट है तो क्या एंट्री होगी, करिए बोर्ड पे आके करिए। कौन बनेगा बायर, कौन बनेगा सेलर। आ जाइए, सर बाहर आ जाइए, चल रहे बनेंगे। बायर की एंट्री करेगा जी, देखते हैं। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट अमाउंट भी लिखें। डिस्कस करते हैं जी। सैलर के अकाउंट बने जी, अभी बताने दे रहा मैं सही है कि गलत है, बाकी सब लोग हाथ लगाते रहे। बायर का एंट्री करेगा, सेलर की एंट्री करेगा। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जमा जल एंट्री, फिर भी आप लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। 112 ट्रांजैक्शन कराई गई हैं, मोर देन 3 वीक्स लगाए गए हैं कि चैप्टर के अंदर। चलो जरूर ट्राई करेगा। हाँ जी, कौन सी करोगे, बायर के सेलर? बायर, आप सेलर करें। मत मार्कर ले लो, बहुत मार्कर है मेरे पास। आई राइट करने के लिए कौन आ रहा है? तो राइट राइट करने के लिए हाँ जी,
परफेक्ट है जी बिल्कुल। कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ साथ, इस बात का ध्यान रखें। कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ में आता है। अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट। सेलर हमेशा डिस्काउंट देता, कभी लेता नहीं। सेलर हमेशा डिस्काउंट देता, डिस्काउंट तो बायर लेता है ना, सेलर देता है डिस्काउंट। तो सेलर 60 का सामान 45 में बेचा, फाइनल प्राइस 45 है, तो सेल्स के सामने 45, 9,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो एक्चुअल में पैसे कितने मिले होंगे? 36,000 मिले होंगे। बन जाते हैं जी बायर के अकाउंटेंट। कंप्यूटर नाम की एसेट आ रही है, एसेट इंक्रीज डेबिट 45, पैसे गए 36 टू कैश 36, डिस्काउंट मिल रहा, रेवेन्यू है, डिस्काउंट रिसीव्ड 9,000। इसमें काम कर सकते थे सर हम, कंप्यूटर की जगह हम परचेजेस भी लिख सकते थे, वो भी आंसर सही है। ये प्रेज्यूम करते हुए कि जो बायर है उसकी कंप्यूटर की शॉप है ना, तो उसके लिए गुड्स हैं, कंप्यूटर के गुड्स हैं तो परचेज वर्ड लिखा जाएगा। तो बायर के यहाँ दोनों आंसर सही हैं, कंप्यूटर भी परचेज, सेलर के यहाँ तो सिंपल सेल्स, क्योंकि जो सेलर है उसकी तो पक्की बात है कंप्यूटर की ही दुकान होगी, ना तो सेल्स ही आएगा। ठीक है जी, नोट कर लें आंसर फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया? 16th क्वेश्चन किया। ऑप्शंस के बराबर भी जगह है, चाहे तो वहां नोट कर सकते हो आप। इन द बुक्स ऑफ बायर ये वाली एंट्री होगी। तो जिसने बोर्ड पर आकर गलत किया उसने एटलीस्ट सेकंड ट्राई करा, और उसको डेफिनेटली माइंड में फिट होगी हमेशा के लिए बात कि अच्छा मैंने ये वाला अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया था, मुझे ये करना था, उसके माइंड में फिट हो गई बात, अब दोबारा कभी मिस्टेक नहीं है। ये फायदा होता है ये बोर्ड का आगे करना। चैप्टर 5 स्टार्ट होगा 7 बजे वाले बैच में, सबको एसएमएस किया था मैंने, हर बच्चे को एसएमएस किया था। 7 बजे वाले बैच में अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एक क्लास उसकी हो चुकी है, अगर वो ज्वाइन करना हो 7 बजे आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दें। चैप्टर 5 हमें भी करना है अकाउंटिंग क्वेश्चन, मैं उसको भी लिंक सेंड कर दूंगा गूगल मीट का। और 11 बजे चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होगा 11 बजे वाले बैच में। जब जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा तीनों बैच में आपको मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा व्हाट्सएप पर। जब आप चाहें जिस बैच में आना चाहें आ सकते हैं, चाहे सुबह 11 बजे वाला हो, तो शाम को 5 बजे वाला हो, या 7 बजे वाला। 11 बजे वाला इसमें जो कंफर्टेबल, हाँ ऑफलाइन है, सुबह 11 बजे वाला भी ऑफलाइन है, शाम 5 बजे वाला तो ऑफलाइन है ही, सिर्फ 7 बजे वाला ऑनलाइन है। हर बैच में अलग अलग चैप्टर्स हैं। इसी पर्पज से बताया जा रहा है आपको कि भाई इसका कोर्स जल्दी आ रहा है, सितंबर में ही सपोज टर्म 1 हो रहे हैं, ज़्यादा कोर्स आ रहा है, तो जल्द से जल्द अपना कवर अप कर सकता है वो कोर्स। ये चैप्टर हो भी चुका है आपका, दोबारा करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। चलिए वापस आ गए चैप्टर क्वेश्चन नंबर 17 पर। इन केस ऑफ अ डेट बिकमिंग बैड, पैसे लेने थे सर वो पैसे मर गए, ये मतलब है इसका। इन केस ऑफ अ डेट बिकमिंग बैड, डेट यहाँ पर डेटर के लिए शॉर्ट में यूज किया जा रहा है कि डेटर बैड हो गया, मतलब डेटर पे पैसा मर गया। तो कौन सा अमाउंट, द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू, तो बेसिकली बैड डेट्स की सर जनरल एंट्री पूछी जा रही है। बैड डेट्स की जनरल एंट्री सर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बैड डेट्स मतलब पैसा मर गया, वो डेबिट में आएगा, डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट, एंट्री लिख लीजिए वहां पर। अब क्वेश्चन में अगर डेबिट पूछ रहा हो तो ए ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन में अगर क्रेडिट पूछ रहा हो तो सी ऑप्शन। तो बाकी बात है डेटर से पैसा मरेगा हमारा, ऐसा होता है क्रेडिटर से पैसा मर जाए नहीं सर, तो क्रेडिटर पैसा तो हम मार सकते हैं, हम कुछ उधार खरीद के लाए, हम पैसा नहीं दे पैसा मर गया उसका, हमारा पैसा नहीं मर सकता, क्रेडिटर नहीं मर सकता। 18 पर आ गए जी। The debt written off as bad subsequently collected by proprietor in his personal capacity and kept by him, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? सर डी। ध्यान से सिचुएशन देखिए क्या हुई। ये राम है और ये है राम स्टोव। तो मिस्टर जो मोहन है वो हमारे डेटर हैं, उनको हमने सामान बेचा था उधार,
उन्होंने पैसा नहीं दिया, कॉल वगैरह नहीं उठाई, जगह पर नहीं मिली, पैसा हमारा मर गया, हमने इसको बैड डेट्स मान लिया, इसको अपने बुक से हटा दिया। अब कुछ टाइम के बाद ये मार्केट में वापस आता है और ये कहता है जी मुझे आपसे डीलिंग करनी है, बिजनेस करना है। तो हमारा बॉस बोलेगा जी पहले पुराना हिसाब क्लियर करो तब हम आगे बिजनेस करेंगे आपसे, तो अपना पुराना हिसाब चुका देता है। जैसे इसने पैसे दिए तो मिस्टर राम ऑफिस में रख देता है कैश, इससे लेकर के पैसा ऑफिस में रख देता है। तो हम एंट्री ये करते हैं सर कि ऑफिस का कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब आप बॉस कहता है कि भैया मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं वैसे ही ऑफिस से पैसे निकालने ही वाला था, ये पैसे आ गए, फिलहाल मैं अपनी पॉकेट में रखता हूँ, घर ले जाऊंगा और अकाउंटेंट को बोल दिया बात लिख लो। ऑफिस में कैश तो बना ही नहीं, वो पैसा ऑफिस का था और अपने घर ले गए। इतना चेंज आ जाएगी, ठीक है जी। बैड डेट्स रिकवर्ड वाला पैसा प्रोप्राइटर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने पास रख लेता है पैसा, तो ड्राइंग्स हो गया, इनकम हमारी वही है अभी। तो ये एंट्री नोट कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का, तो सी ऑप्शन तो एंट्री है पूरी, नोट करने की जरूरत नहीं है, फिर पूरी एंट्री है सी ऑप्शन के अंदर। डेबिट में ड्राइंग्स अकाउंट, क्रेडिट में बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। सर बी ऑप्शन का आंसर आता सही। सर जब पैसे नहीं लेके जाता, वैसे वो अपने घर नहीं लेके जाता, ऑफिस में ही रख देता, तभी ऑप्शन आंसर सही आता। कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ जाता ऑफिस का, है ना। ए ऑप्शन कब आता सही? सर आ ही नहीं सकता इस सिचुएशन में। कुछ सिचुएशन बनाओ, अपनी क्वेश्चन के बाहर जाकर ये सिचुएशन बनाओ। सर डेटर ने पैसे दे दिए उसको, बैड डेट्स नहीं हुए थे। ठीक है, उसे घर ले गया। और अपने घर ले गए। ऑप्शन ए का आंसर सही है कि सर इस पर बैड डेट नहीं हुए थे, इसको हमने गुड्स बेचे और थोड़ा टाइम बाद ये पैसे देकर देने ऑफिस में आ गया और प्रोप्राइटर ने वो पैसे अपने पास रख लिए। समझ आ रही बात? तो ड्राइंग्स हो गई और डेटा नाम के सेट करना, ड्राइंग्स टू डेटा तब होता। समझ आ रही बात? क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ो घर पर कि एक ऑप्शन सही आ गया, आगे बढ़ जाओ फटाफट से। क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में वर्क करना, ये ऑप्शन कब होगा, क्वेश्चन में चेंज करो, ये ऑप्शन कब होगा, क्वेश्चन में चेंज करो। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन रेडी कर लो। 19 पर आ गए जी। बिजनेस प्रीमाइसेस हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वेजेस पे कर रहे हैं उसके लिए भी। बिजनेस प्रीमाइसेस क्या है सर? लैंड एंड बिल्डिंग, इन दो को कंबाइंडली कलेक्टिवली बिजनेस प्रीमाइसेस कहते हैं। बी ऑप्शन। जैसे मॉल का एरिया देखा है जी हमने, मॉल में जो बिल्डिंग खड़ी होती है वो बिल्डिंग नाम की एसेट हो गई, उसके पास का जो पार्किंग का एरिया, गार्डन का एरिया, प्लेग्राउंड हो गया, तो वो लैंड हो गया खाली, वो बिना बिल्डिंग का है। तो उन सबको कलेक्टिवली एक वर्ड में प्रीमाइसेस बोलेंगे, बिजनेस प्रीमाइसेस। वो लैंड एंड बिल्डिंग समझ लो, एक एसेट है हमारे लिए। तो जब तक एक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसके लिए वेजेस पेमेंट कर रहे हैं। वेजेस की ना किन के लोगों की पेमेंट, जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो ईंट पत्थर लगा करके बिल्डिंग बना रहे हैं, उनकी पेमेंट है। तो उसकी पेमेंट के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे सर? बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो तक रेडी नहीं हुई है सर, और पैसा जा रहा है कैश अकाउंट डेबिट। उसी एसेट को डेबिट करते रहेंगे जब तक वो एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए। एक बार वो यूज के लिए बिल्कुल रेडी हो गई, उसके बाद कोई भी खर्चा होता है उस खर्चे का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। क्वेश्चन में पहले पूछा हुआ है क्रेडिट, पहले ब्लैंक में क्रेडिट वाला पूछा है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन गड़बड़ कराना देखो आंसर, ऐसे क्वेश्चन आते हुए गलती हो जाती है। पहले ब्लैंक में पूछा है जो क्रेडिट होगा वो बताओ, क्या क्या? अगले ब्लैंक में पूछा जो डेबिट होगा वो बताओ। तो क्रेडिट होगा कैश, डेबिट होगा प्रीमाइसेस। तो डी ऑप्शन आंसर हो, लास्ट वाला ऑप्शन। जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी ऑप्शन, वो सही आंसर है। ठीक है, बहुत अलर्ट होकर पढ़ने होते हैं क्वेश्चन, ऐसे आते हुए गलत हो जाते हैं। 20 पर आ गए जी। मैसर्स स्टेशनरी मार्ट। सर ये पढ़ के पता लग रहा है कि मैं अकाउंटेंट हूँ ऐसी दुकान में जो स्टेशनरी में डील करती है। तो उस ऐसी बिजनेस के लिए स्टेशनरी खरीदना वो स्टेशनरी एक्सपेंस नहीं, वो परचेज ही है। विल डेबिट परचेज ऑफ स्टेशनरी टू सी ऑप्शन, क्योंकि उसके लिए गुड्स है वो। समझ आ रही है बात? परचेज स्टेशनरी वाले बिजनेस, स्टेशनरी वाली कंपनी अगर स्टेशनरी खरीदती तो बेसिकली वो गुड्स खरीद रही है, गुड्स खरीदने के लिए हम परचेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मैसर्स स्टडी स्टेशनरी मार्ट की जगह कुछ मिस्टर राम लिखा होता, मिस्टर राम ने
स्टेशनरी परचेज करी है तो क्या डेबिट करें, तो क्या आंसर लिखते हैं आप? ए ऑप्शन स्टेशनरी अकाउंट। मतलब जनरली कोई भी बिजनेसमैन अगर खरीदता है स्टेशनरी तो स्टेशनरी अकाउंट ही लिखेगा, लेकिन जो पर्सन स्टेशनरी का ही बिजनेस कर रहा है वो स्टेशनरी परचेज लिखेगा क्योंकि वो उसके लिए गुड्स। पर सर आपने तो बोला कि स्टेशनरी जो होती है वो पेटी एक्सपेंसेस में भी आ सकती है। बहुत ही छोटा मोटा तो आ सकती है। पेटी एक्सपेंस में हम वो आइटम लिखते हैं जो अमाउंट बहुत छोटा होता है और रेगुलर नेचर का नहीं होता, जैसे चाय वाले का बिल हो गया 20-50 रुपये। स्टेशनरी अमाउंट तो ऐसा है जो जनरली तो होता ही रहता है, रिकरिंग नेचर का, बार बार चाहिए स्टेशनरी, और एट दी एंड वो साल के एंड में भी ठीक ठाक अमाउंट बन जाता है, सेपरेट अकाउंट खुला जाता है। 21 पर आ गए जी। फिक्स्ड एसेट्स आर हेल्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर जनरेटिंग इनकम। सर जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है जैसे बिल्डिंग मशीन वो हमने खरीदी है बेचने के लिए नहीं, ताकि उससे हम और कमा सकें, उसके अंदर बिजनेस करें, उसको यूज करें और कमा सकें। बी ऑप्शन। 22 पर आ गए जी। X is a dealer of electrical goods, fridge, TV, AC ये सब चीजें बेचता है वो। He purchased 2 AC and installed in his showroom. AC खरीदा और बेचा नहीं उसको, अपने शोरूम में इंस्टॉल कर लिया। तो AC के लिए कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड एसेट अकाउंट। देखिए एसी जो गुड्स वो आइटम परचेज वो आइटम तब बोलते जब गुड्स खरीदता, गुड्स का मतलब वो आइटम है जो खरीदी हो बेचने के लिए। ये जो एसीएस ने खरीदे हैं यूज करने के लिए, ये जो एसीएस ने खरीदे हैं यूज करने के लिए, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म असेट है। फिक्स्ड एसेट वर्ड चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे व्हाट इज फिक्स्ड एसेट। जो लॉन्ग टर्म असेट्स होती हैं जैसे कि बिल्डिंग मशीन, एसी, फर्नीचर, तो ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड एसेट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसने इंस्टॉल करा है, यूज सेल नहीं करेगा उसको। 23 पर आ गए जी। A diamond ring worth 1 lakh rupees was stolen from the shop of Messrs Shine Jewelers during the year 1340. तो सर एक डायमंड रिंग चोरी हो गई है ज्वेलर की शॉप से। तो सर ज्वेलर की शॉप वाले के लिए ये तो गुड्स हैं। Yes, sir. आगे इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 60,000 rupees was admitted by the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि 60,000 रुपए क्लेम हम दे देंगे, बाकी नहीं देंगे, बट नॉट डिसबर्स्ड अप टू द अकाउंटिंग ईयर, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। क्लेम ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट जो आएगा वो सर्वे करेगा कि लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, चोरी हुई है कि नहीं हुई, और वो जैसे बोलता है कि हाँ जी ठीक है चोरी हुई है आपको इतना क्लेम मिल जाएगा, तो वो जेब में पैसा रख करके नहीं लाए, वो डॉक्यूमेंट आगे सबमिट करेगा कंपनी के अंदर और उसको चेक किया जाएगा, फर्दर चेक किया जाएगा, तो अभी तक पैसे नहीं आए। डिसबर्स का मतलब है कि अब तक पेमेंट रिलीज नहीं करी है, अकाउंट में पैसे नहीं आए। इन दिस रिगार्ड नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। अभी तक हमारे बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं हुई है, तो जर्नल एंट्री क्या पास होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए जब गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स जाएं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो सर गुड्स जा रहे हैं यहाँ से हमारे 1 लाख रुपए, इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है 60,000, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम डेबिट 60,000। 40,000 में मर गए, लॉस बाय थेफ्ट 40,000 का लॉस हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बी ऑप्शन सही। सर पर आंसर्स में तो सी है। पीएनएल अकाउंट वाला 31 मार्च को लॉजिक क्या बताया जाएगा फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर, बी ऑप्शन टिक करके आना आपको इसमें, ठीक है जी। लॉस बाय फायर हो गया, जितना पैसा हमारा लॉस बाय फायर के अंदर, जितना इंश्योरेंस क्लेम लेना है 60,000 और जितना परचेज हुई है 1 लाख। जो लॉस बाय फायर होता है वो जितना बताया था आपको पीएनएल अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड में सारे रेवेन्यू जाते हैं, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस जाते हैं, तो ये भी अल्टीमेटली कहां जाएगा? डेबिट पीएनएल अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड है। तो सर बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है, दोनों आंसर सही हैं इसके, कोई भी टिक करेंगे फुल मार्क मिलेंगे, बी और सी दोनों सही। 24th पर आ गए जी। A furniture dealer during the year 1314
sold furniture of 25,000 rupees to Sunil. सर फर्नीचर डीलर है तो उसके लिए गुड्स है फर्नीचर तो मिस्टर सुनील ऑन कैश बेसिस। मुझे बताइए मिस्टर सुनील कौन है? जैसे क्रिएटर की क्रेडिटर कोई भी नहीं है, कस्टमर। इन द बुक्स ऑफ डीलर डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सी जो कंफ्यूज कैसे किया हुआ है कि सर फर्नीचर बेचा है तो बच्चा शायद फर्नीचर अकाउंट लिखा है, सर नाम दे रखा है तो बच्चा शायद नाम लिखा है। तो नाम भी नहीं लिखना, नाम तभी लिखते हैं जब उधार में बेचते हैं, उधार में तो है ही नहीं, ठीक है ना। कैश आ गया तो डेबिट क्या होगा? कैश। और हमने गुड्स बेचे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, तो सी ऑप्शन आंसर हो गया। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पैसा आ रहा है, सामान बेचा, पैसा आपके पास मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स बेचे। अगर इस ये फर्नीचर डीलर ये वाली लाइन ना लिखी होती तो आंसर कौन सा होता? बी ऑप्शन। फर्नीचर डीलर ये वाली बात ना लिखी होती तो आंसर होता सी, बी ऑप्शन बी। पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर बिक रहा है, फर्नीचर एसेट डिक्रीज कर, ठीक है। सर फर्नीचर डीलर ए भी हो सकता था। नहीं, बी ना होता तो फिर ए टिक करते हैं। अगर ऑन कैश बेसिस नहीं लिखा तो फिर तो डी ऑप्शन होता। डी भी नहीं होता, वो देखो डी में तो कैश और सुनील दोनों लिख दिए तो डी तो पक्का नहीं हो सकता। पढ़े जी आगे। सर डाउट। हाँ जी सर अगर एक डेटर उस पे 1 लाख का वो कर्जा है उस पे हमारी तरफ से, अगर वो 50,000 में देता है, सर वो डेटा और क्रेडिटर सॉरी डेबिट और क्रेडिट दोनों में आएगा दोनों? क्यों? तो सर अभी भी तो उसका अमाउंट देना बाकी है ना, उसका भी हाफ अमाउंट तो है मेरे पास। देखिए जी, राम को मैंने गुड्स बेचे 10,000 के, राम डेटर एसेट इंक्रीज डेबिट, इससे पैसे आ गए मेरे पास 4,000 रुपये। चैप्टर नंबर 9 में सीखेंगे, चैप्टर लेजर। ये राम को सर 10,000 का सामान बेचा, इससे 4,000 रुपए आ गए, उसका 6,000 रुपए बैलेंस रह गया। तो हमारा जो लेजर है वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि किससे कितने पैसे बैलेंस पेंडिंग है। लेंडर में हमें इतना ही करना, जितना ट्रांजैक्शन हुई वही रिकॉर्ड करना है, बैलेंस रिकॉर्ड नहीं करते हैं लेंडर के अंदर। सामान बेचा 10 का, वो रिकॉर्ड करा, 4,000 रुपया वो रिकॉर्ड करा, 6,000 बच गए वो हमें रिकॉर्ड नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली लेजर में बैलेंस शो हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, 1,500 rupees received from Edu which were written off as a bad debts earlier. सी ऑप्शन। To record this receipt, कैश अकाउंट, क्वेश्चन बता रखा है कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा ये पूछा। सी ऑप्शन। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 26 पर आ गए। 5,000 रुपए के गुड्स वर्कर को दिए हमने टुवर्ड्स वेजेस, मार्केट प्राइस 6,000 रुपए। जलेंडर क्या हो? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर हमारे वर्कर्स हैं, सपोज कोई फूड के आइटम है, फॉर एग्जांपल ब्रेड या कुछ ऐसी आइटम है जो खाने के आइटम बनाते हैं, ये शर्ट और कुछ भी आइटम बनाते हैं, तो वर्कर को पेमेंट करनी थी हमें, वो किसी दिन ऑफ सीजन है या बॉस के पास पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए बीच, तो उसने ये ऑप्शन दिया कि आप जो गुड्स हमारे पास हैं गुड्स रखें, आप वो ले जाओ सैलरी के बदले में। कोई चीज़ हम बनाते हैं, चाहे शर्ट हो चाहे फूड आइटम हो, वो आइटम ले जाओ और सैलरी के बदले। तो सर मान लीजिए हमको वेजेस पे करते हैं कैश में, तो ये एंट्री होती है ना, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस पे कर रहे हैं, वेज नंबर खर्चा हो गया और कैश का हो गया। अब वेजेस तो अभी पे कर रहे हैं, बस कैश की जगह हम गुड्स दे रहे हैं, कैश की जगह हम गुड्स दे रहे हैं। जब भी गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी गुड्स जाए परचेज अकाउंट क्रेडिट। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? बी ऑप्शन, वेजेस टू परचेज। 27, if the same owner withdraws amount from the business for personal use, कौन सा अमाउंट डेबिट करते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट करते हैं। 28, when goods purchased are returned, हमने गुड्स परचेज किए थे, वो हमने कस्टमर को वापस कर दिए। बी ऑप्शन।
गुड्स वापस कर दिए हमने क्रेडिटर को। सर ए देखिए जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, जब रिटर्न करेंगे तो अपोजिट साइड में ही आएगा। जब बताइए जब मैं गुड्स खरीद करके लाता हूँ तो मुझ पे कर्जा बढ़ जाता है, उधार खरीद के लाया, और जब मैं गुड्स वापस करूंगा मुझ पे कर्जा कम हो जाएगा, तो डेबिट है ना। तो क्रेडिटर लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान रहेगा। 29, एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है हमने 10,000 रुपीज की, उस मशीन को गोदाम तक फैक्ट्री तक लाने में 1500 रुपए किराया लग गया, उसको इंस्टॉल कराने में 1200 रुपए का खर्चा हो गया, तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट में टोटल कितना अमाउंट आएगा? तीनों का ऐड कर दो, तीन अमाउंट का ऐड कर दो, 12,700। इस क्वेश्चन में बताइए अगर सेकंड हैंड मशीनरी नहीं होती तो क्या आंसर आता? सर डी ऑप्शन। तो भी सर सेम आंसर आता, क्योंकि किराया भाड़ा तो चाहे न्यू हो चाहे पुरानी हो दोनों में लगना, सोर्स में खर्चा तो चाहे पुरानी हो चाहे न्यू हो दोनों में लगना। जब तक रूल क्या रहेगा, जब तक एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे कॉस्ट में। 30 क्वेश्चन नंबर, in journal entries which pertain to outstanding salary, prepaid salary, depreciation entries। फाइनल अकाउंट चैप्टर में इसके बाद चर्चा करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्यों एडजस्ट कहां करते हैं, कहां प्लस करते हैं, कहां माइनस करते हैं। चलिए यहां से कल नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इस पर चर्चा करता हूं। तो नहीं तक करते हैं आज, यहां तक कराएं तो रिवाइज करके रहें जरूर अच्छे से। आगे क्वेश्चन फर्स्ट से बिटा करें।